दोबारा मुझे कोई स्पॉन्सर नहीं देता है। तो मैं उस चीज़ को कभी खोना नहीं चाहती थी। उनके पास मान सकते कि पैसे की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। खैर वो जो वापस जाने लगे, मैं शेरपा गया, ऑक्सीजन लिया, मुझे लाके लगाया और उन्होंने बोला कि तू बहुत लकी है, लगाते लगाते बोला कि तू बहुत लकी है और चल अभी भाग लीजिए फटाफट। हम भी बहुत खुश थे, लेकिन मेरे दिमाग में बात चल रहा था कि बार-बार वो बोल रहे कि लकी हो लकी हो लकी हो, लेकिन हम उसको पूछ नहीं पा रहे थे क्योंकि वो इतने गुस्से में था कि अगर हम पूछते तो अपनी बात तो खींच के मारता खींच के मारता, पक्का मारता, मुझे यकीन है। और पूछ नहीं पा रहे थे हम, लेकिन दिमाग में चल रहा था बार बार लकी लकी बोल रहे। क्या होता है कि लक जैसी चीजें कुछ होती हैं, नहीं होती, हम नहीं मानते, क्योंकि मेरा मानना कि लक भी उसी का साथ देता है जिसके अंदर जीतने का जज्बा है। नहीं है तो सिर्फ बहाने होते हैं, सिर्फ बहाने। वो भी क्यों, जब साउथ समिट से मुझे वापस भेजा जा रहा था कि वापस चले जाओ, वापस चले जाओ, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। अगर हम साउथ समिट से वापस आ गए होते तो क्या ये ऑक्सीजन सिलेंडर की बात हो पाती? नहीं, क्योंकि हम तो वापस आ चुके होते। और सीधी सी बात अगर कहें कॉन्सेप्ट की, तो मेरा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो चुका था कि जब रेलवे ट्रैक पे हम पड़े हुए थे, रेलवे समय सारणी के अनुसार जब बात मीडिया में आई थी तो 49 दिन अप डाउन हुई थी। जब हम तब नहीं मरे तो सीधी सी बात है, इसका मतलब अगर ऊपर वाला मेरा पैर काटा है और मुझे बचाया तो किसी न किसी इतिहास रचने के लिए ही बचाया है। मेरा ये यहाँ से एकदम था कि मैं नहीं, अभी नहीं मरने वाली, ये एकदम कॉन्सेप्ट था कि अभी नहीं मरने वाली है। खैर जो भी था, लक, भाग्य, किस्मत जो भी था। और हम भी नास्तिक नहीं हैं, भगवान को मानते हैं, पूरी तरीके से मानते हैं। रेलवे ट्रैक पे भी वो मेरे साथ थे और एवरेस्ट पे भी मेरे साथ थे। अगर ऊपर वाले की बात करें तो ऊपर वाला भी उसी की मदद करता है जो खुद की मदद करता है, आप सबको पता है। ऊपर वाला भी यही बात कहता है कि अगर 10 कदम चलने हैं, पूरी ईमानदारी के साथ 1 कदम तू आगे बढ़ा दे, 9 तो मैं बात करा। तो हमने तो सिर्फ अपना 1 कदम बढ़ाया था, वाकई में 9 तो उन्होंने बात कराया। उसके बाद जो भी भाग लग जो भी था, हम फिर भाग भाग के नीचे आना शुरू किए। कुछ वहां पे ज्यादा से ज्यादा मौतें एवरेस्ट पे नीचे आते वक्त होती हैं, क्योंकि क्या सोचता आदमी कि अभी तो सबमिट कर लिया है और रिलैक्स हो जाता है। उस समय जब रहता है तो उसका दिमाग सिर्फ एवरेस्ट पे रहता है। कुछ लोगों को मैं से देख रही हूँ वाटर बॉटल ऐसे हाथ में है और पानी भी नहीं गिरा पाया और मर गया है, जाके हिला रहे तो गिर जाता है। कुछ ऐसे लोग खुद से भी गिव अप कर दिया है। कुछ लोग ऐसे भी थे कि रोप को पकड़ के ब्लड निकल रहा था, नाक वगैरह से ब्लड आने लगता है और ऐसे रोप को पकड़ के और गिरते पड़ते वो नीचे आने की कोशिश कर रहे थे। मैं भी भाग भाग के आ रही थी, बहुत खुश थे हम, लेकिन वहाँ से किससे शेयर करते कि मैंने अपने सबमिट किया, किससे शेयर करते, खुश थे, भाग भाग के आ रहे थे। तो एकाएक मेरा प्रोस्थेटिक लेग एकाएक पूरा का पूरा स्लिप कर गया। यहाँ पे एक सिलिकॉन जेल हम पहनते जो यहाँ तक है, वो पूरा का पूरा स्लिप करके यहाँ तक आ गया। लोअर में वो पैर फंसा रह गया और अगर हम ऐसे स्टेप उठाएं तो मेरा पैर गिर जाएगा नीचे। -60 डिग्री तक टेम्परेचर डाउन हो जाता है। अब उस सिचुएशन में ना हम पैर खोल के सही कर सकते हैं, ना हम चल सकते हैं, क्योंकि स्टेप लेंगे तो पैर गिर जाएगा। शेरपा मेरे आगे है, वो मुझे बोल रहा है कि चलो 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 रनिवा। कैसे चलते हैं, तो कैसे मेरा पैर ही निकल गया था और बोल भी नहीं रहे उसको डर के नाते, क्योंकि वहां पे क्या होता है, शेरपा लास्ट मोमेंट तक क्लाइंबर को बोलता है कि चलो चलो चलो। अगर वो नहीं जाता है तो वो उसको वहीं छोड़ देता है। क्लाइंबर तड़प तड़प के मर जाता है क्योंकि वो रास्ता भटक जाता है। कभी कभी ये भी होता है कि वो रास्ता चलने की कोशिश करता है, क्रेव ऑक्सीजन जो होता है वो उसमें गिर जाता है। तो मुझे वो चीजें भी दिमाग में आ रही थी कि अगर हम उसको बोलेंगे और हम नहीं चल पाएंगे मुझे छोड़ के चला जाएगा। बहुत सारी चीजें दिमाग में आ रही थी। वहां पे भी सिर्फ मेरे सामने 2 रास्ते थे, या तो पूरी तरीके से जैसे और लोगों ने गिव अप किया था, गिव अप करते, मान लेते कि नहीं अभी मैं शायद नहीं जा पाऊंगी, या मान लेते पूरी तरीके से नहीं जा पाएंगे। मेरे आंख से आंसू निकलने लगा, जैसे मैं अपने घर में बोलती हूँ, बोला मुंह से चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे, लड़ रहे थे। अगर कैसा सीधी सी बात अगर कहें तो लड़ रहे थे भगवान से। उन्होंने क्या भगवान, ये तो पैर काट लिए। उसके बाद मेरे दिमाग में माउंटेन लाइन, आज एवरेस्ट
जिंदा ना जाऊं, ठीक है, आपकी बेटी जितनी ताकत आप में लगा लो, जितनी ताकत है मैं भी लगाऊंगी, लेकिन वापस जाऊंगी। ये चीजें जानते क्या होता कि मतलब अपने मन का जो था ना, अपने आप को समझाना। अभी तक क्या था कि अभी तक हम बॉडी के उससे चले थे, लेकिन अब दिमाग से होता है। जैसे कहते हैं कि विकलांगता मन से होती है, नॉर्मल आदमी भी विकलांग, अगर वो यहाँ से विकलांग है, तो अभी तक हम सिर्फ बॉडी से चले थे, अब मन का यूज करना शुरू किया था। उसके बाद मैंने अपने जो प्रोस्थेटिक लेग था, रोग था, पहले रोग को इस हाथ की बात बताई, ये हाथ मेरा ऐसे मुड़ नहीं रहा था, तो ये फ्रीज होना शुरू हो गया था। ये सब नाखून और मांस से फट जाते हैं, यहाँ सबसे ब्लड आ रहा था, ऐसे मुड़ नहीं सकता, ऐसे ऐसे मुड़ने के बाद ऐसे दबाएंगे, अभी तो आराम से ऐसे हो रहा है, दब ही नहीं रहा। इतना पेन था, मैं सेर बार से बोल रही थी कि ये भी मन में आ रहा था कि पैर तो कटा ही कटा, लग रहा हाथ भी कटेगा। वो आप वही बता रहे हैं कि यहाँ हम इतना इजी, लेकिन वहां जब ये चीजें दिमाग में आ रही थी कि पैर तो कटा है, हाथ भी कटेंगे, तो कैसा होगा, सोच रहे थे वही सब चीजें। फाइनली दूसरे हाथ से इसको मोड़ा, मैंने हाथ से आंसू निकला, तो पोछा, और पोछने के बाद एक हाथ से दूसरे इसको मोड़ा, और रोप जो हमारी थी रोप को पकड़ा, दूसरे हाथ से प्रोस्थेटिक लेग को ऐसे झूठी, और फिर पैर को घसीट घसीट के चलना शुरू किया। कुछ देर बाद एक रॉकी एरिया था, जब उसके अंदर घुसे और अंदर घुसने का पैर खोला, उसको पूरा ब्लड था, पूरा सब सुखाया, और जब एक बार पैर जब सूख के वो ठीक से जब वो हो जाता है तो ग्रिप अच्छी बनती है। तो जब खोला था मैंने पैर को, तो शिल्पा ने देखा कि हाँ, उसने बोला भी कि अरे तेरा पैर तो पूरा घाव बन गया, तू चलेगी कैसे? अब मुझे समझ में आया कि तू क्यों नहीं चल पा रही फटाफट भाग के। कोई बात नहीं, अगर जिंदा जाएंगे तो दोनों जाएंगे, और नहीं तो दोनों ही साथ में मरेंगे। इतना अच्छा शिल्पा वो था। मैंने नहीं सब ऐसे कुछ नहीं आ रही, हम चलेंगे, अभी तो पैर सही हो गया, ग्रिप बन रही है, अभी चल पाएंगे। उसके बाद हम दोनों ने साथ में और भागना शुरू किया, फिर नीचे वो आगे हम पीछे, वो आगे हम पीछे, सिर्फ उसको मेरा हिम्मत मिलती थी जो मेरे सामने रहता, और भागना शुरू किया फटाफट। साउथ पोल पहुंचा, साउथ पोल टू समिट, समिट टू साउथ पोल, यानी कि कैंप फोर, कैंप फोर साउथ पोल बोलते हैं उसको। यहाँ से यहाँ तक मुझे टोटल 28 घंटे लगे थे, और उस 28 घंटे में लगातार आप 1 मिनट कहीं भी नहीं रुक सकते, क्योंकि अगर आप रुकेंगे तो बॉडी जमना शुरू हो जाती है। इतना ज़्यादा मतलब फ्रीज हो जाता है बॉडी कि अगर किसी भी चीज़ से अगर ऐसे मार देंगे तो खुद से बॉडी वो पार्ट ही टूट के निकल आएगा। जैसे बर्फ को मारते हैं किसी चीज़ को तो अलग हो जाता है, उसी तरीके से बॉडी का हिस्सा टूट के निकलता है, इतना ज़्यादा फ्रीज हो जाता है वहाँ पे। खैर वापस जब हम कैंप में पहुँचे, हमारे ग्रुप के लोग सारे लोग आराम कर रहे थे। मैंने बोला टेंट खोला, और बोला कि क्या है, तो लोग सब लोग सोच रहे थे मर जाएंगे, देखो जिंदा होना है, सामने और जितने माउंटेनियर्स थे, चाहे इंडिया के या फिर बाहर के, जो मुझे फॉलो कर रहे थे, सबने बोला कि 28 घंटे चलना इम्पॉसिबल, वो जिंदा नहीं। हाँ, सच में हम लोगों के पास सिर्फ 2 चॉकलेट्स, मेरे पास 2 चॉकलेट्स और 2 लीटर पानी था। 1 लीटर पानी वाला शेरपा लिया था और 1 मैं खुद लेके रखी थी। उसी में सर 28 2 चॉकलेट नहीं, एक्चुअली उस हाइट पे एक तो हाई एल्टीट्यूड में ना तो आपको भूख लगेगी ना ही प्यास लगेगी। ये भी रीजन है एक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मरने का। बॉडी एनर्जी निकालती है और हमको भूख लगता नहीं है और हम खाते नहीं है, और इसलिए लास्ट में बॉडी में कुछ बचता ही नहीं है। ये रीजन भी मरने का। खैर, और लेकिन जैसे पोलर बेयर अपना फैट बर्न करता है, उसको जो थोड़ा फैटी होता है वो उसका फैट भी बर्न होता है वहाँ पे। तो इस तरीके से वापस पहुंचे हम शेरपा ने, फिर वो भी बहुत खुश था, सब एक दूसरे से मिले मिले। ये सब बताने का, देखिए ये सब बताने का सिर्फ मेरा एक मकसद है कि जो कुछ भी आप अपनी जिंदगी में ठान लें वो आप कर सकते हैं। आपकी इतनी, अगर आप ना ठाने, इतनी छोटी सी प्रॉब्लम आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम लगेगी। आप और बहुत बड़ी प्रॉब्लम अगर आप पॉजिटिव तरीके से सोच रहे हैं तो इतनी छोटी सी लगेगी। मेरा पैर कटा था, किसी का पैर कट जाए वो अच्छी बात तो होगी, उसके जीवन का सबसे बड़ी दुर्घटना, सबसे बड़ा एक हादसा होगा। लेकिन अभी पैर कट चुका था, मेरा पैर एक छिपकली के पूंछ जैसा भी नहीं था कि वो मतलब निकल जाता, फिर से उग जाता। अब वो मुझे सोचना था कि रो रो के जीना है या जिंदा दिली से जीना है। जो होना था वो तो हो चुका है। अब ये सोचना था कि उसको हम कैसे अपॉर्चुनिटी बना लेंगे,
भाई जी ने मुझे यही बात समझाई, देखो जो होना था वो तो हो चुका है, अब इसको अपनी अपॉर्चुनिटी बना लो। आज पूरी दुनिया में फर्स्ट फीमेल एम्पुटी आज पूरी दुनिया में क्यों जाने लगे? फर्स्ट फीमेल एम्पुटी पैर के कटने की वजह से। और शायद अगर नॉर्मल जाती है इस पे तो ये चीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कभी नहीं आता, तो उसका बेनिफिट मिला ना मुझे। दूसरी चीज कि शायद ऊपर वाले का ये लिखा हुआ था कि जब मैं नॉर्मल थी पूरी तरीके से कि 2011 में तेरा पैर काटूंगा, 13 में तुझसे वर्ल्ड रिकॉर्ड करवाऊंगा। सोचने का सिर्फ तरीका है, सिर्फ तरीका अपना सोचने का तरीका है कि उसको अपनी और अपनी प्रॉब्लम्स को, जो चीज आपको लाइफ में सबसे ज्यादा परेशान कर रही है, आप उसी को अपना हथियार बना लीजिए। मैंने उसी को अपना हथियार बना लिया, अपने कटे हुए पैर को अपना हथियार बना लिया। कि लोग बोलते कि कटे वो जैसे महाराज ने श्लोक सुनाया, तो अभी ठीक है पहाड़ी चढ़ना है मुझे, बोलते लोग नहीं चढ़ सकते कटे हुए पैर, नहीं मुझे चढ़ना ही है। तो ये चीज अपने तरीके से सोचने का तरीका होता है। वो पहाड़ चढ़ना तो बहुत ज्यादा वही चीज जुनून पैशन जिसका भी बन जाए वो कर लेगा, वो एडजस्ट कर लेगा। लेकिन आम आदमी की बात करें, आम आदमी रोज एक पहाड़ चढ़ता है क्योंकि उसके पास इतनी सारी जिम्मेदारियां होती हैं। आप ये समझ लीजिए, जब आपके जीवन में प्रॉब्लम्स चरम सीमा पे आए, जब आपके मन से आह निकलना शुरू हो जाए कि आह आप नहीं बर्दाश्त कर सकता है, तब आप ये समझ लीजिए कि ऊपर वाला आपके लिए सुनहरा सवेरा लिख चुका है। बस एक काली रात की देरी है, जो उस काली रात को पार कर जाता है। ये चीजें होंगी। और ये भी देख लीजिए कि तारे भी हमेशा अंधेरे में दिखते हैं, हमको तारे भी हमेशा अंधेरे में दिखते हैं। तो अपना सिर्फ सोचने का है। एक चीज और, आपके सामने लिखा हुआ कि कालीदास जिस डाल पे बैठे थे उसी डाल को काट रहे थे, कैसा लगेगा आपको? क्या बोलेंगे आप लोग? बच्चा पार्टी प्लीज क्या बोलेंगे? आपके सामने अगर लिखा है कि कालीदास जिस डाल पे बैठे थे उसी डाल को काट रहे थे, क्या सोचेंगे? मतलब मूर्ख थे, इंटेलिजेंट थे, क्या थे? बताइए। हाँ खैर कोई नहीं बताएगा। जनरली लोगों ने यही बोला कि मूर्ख, ज्यादा से ज्यादा आंसर यही आते हैं। अब तरीका अपना सोचने का है। अरे हम इस तरीके से क्यों नहीं सोचते? कालीदास जिस डाल पे बैठे थे वो ये काट रहे थे, ये बैठे थे। ऐसा सोचो भाई, जैसे महाराज जी ने बोला गिलास भरा हुआ है, आधा भरा आधा खाली, तो वो भरे वाले को आधा देखो। उसी तरीके से कालीदास जिस डाल पे बैठे थे इधर बैठे थे, इधर वाला काट रहे थे। बेवकूफ सोचने वाला है ना। अब वो तो अपने तरीके से काम कर रहे थे। बस सिर्फ सोचने का तरीका अपना पॉजिटिव तरीके से आप लीजिए। ऐसे ही छोटी सी स्टोरी और बताएंगे कि एक गांव था और उस गांव में दो बाबा थे, मतलब साधु बाबा थे। तो वो भगवान का प्रचार करते थे, पूरे गांव में गए, वो भगवान का प्रचार कर रहे हैं और कुछ उनको खाने को जो भी मिल रहा था। तो एकाएक बहुत जोर से आंधी पानी आने लगी। तो मतलब दो लोग थे, उसमें 2 लोग थे। तो वो फटाफट अपनी झोपड़ी की तरफ भागे। जब वो झोपड़ी के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा एक बाबा पहले पहुंचे, एक बाबा भी पीछे थे। तो जब वो फर्स्ट बाबा जब पहुंचे तो देखा कि उनका झोपड़ी आधा उड़ गया, पूरा उड़ गया है, और मतलब आधा पार्ट उड़ गया है। तो बहुत जोर से गुस्सा, और बहुत जोर से उनको गुस्सा आई और बोले कि क्या भगवान, तुम्हारा प्रचार करते हैं हम लोग, पूरा सब जगह भगवान 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 करते रहते हैं और आप हमारा ही घर उजाड़ दिए, जाइए बात नहीं करूंगा मैं आपसे। मतलब इतना इरिटेशन में गुस्सा कर रहे थे। दूसरे जब बाबा आए तो उन्होंने कहा, वो नाचने लगे, उन्होंने नाचना शुरू कर दिया वहां पे पहुंच के। तो वो पहले वाले बाबा बोले, तू पागल हो गया क्या? तू नाच रहा है, भगवान हमारा घर उजाड़ दिए, नाच रहा है तू? कह रहा नहीं, तू बेवकूफ है। बेवकूफ हूँ? हाँ तू बेवकूफ है, इसलिए क्योंकि देख भगवान हमसे कितना प्यार करते हैं, हमारा आधा घर तो बचा के रखा है, क्योंकि वो जान रहे थे कि अगर आधा भी उड़ जाएगा तो हम जी नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे सिर्फ वही बताने का मतलब कि ये सोच को, मतलब प्रॉब्लम्स आएंगी और आपकी प्रॉब्लम। एक चीज और भी, जनरली सभी मतलब सबकी बातों से ही हम बोल रहे हैं, जनरली सभी लोग ये बात बोलते हैं कि जब जिसकी मौत आएगी तो कोई रोक नहीं सकता। बोलते भी हैं लोग, बात पे पढ़ने पे लोग बोल भी देते हैं। और जब जिसकी मौत नहीं आई तो कोई मार नहीं सकता। तो क्या हम उस डर की वजह से अपने लक्ष्य को छोड़ दें, जब हम ये बात जानते हैं कि जिसकी मौत आएगी तो मर जाएगा, जिसकी नहीं आएगी तो मिल जाएगी? तो
डर की अगर हम एवरेस्ट पे था, अगर कोई स्थिति आ गई थी मरने वाली, अगर मौत आ ही जाती तो तुम बचते नहीं, कितनी भी हम कोशिश कर लेते तो रेलवे ट्रैक पे भी मर गए होते। लेकिन क्या उस डर से मैं अपने लक्ष्य को छोड़ दूं? नहीं, अपने लक्ष्य को क्यों छोड़े हम? और जब वो मार नहीं सकता, वो भी तो मारने जैसे हमारे नियम हैं, उसके भी तो नियम है। जब उसकी लिस्ट में हमारा नाम ही नहीं है तो मुझे कैसे ले जा सकता है? कैसे ले जा सकता है? फाइनली बिना ऑक्सीजन हम जिंदा नहीं रह सकते, तो उन्होंने बोला होगा ले ऑक्सीजन सिलेंडर ले भाग यहाँ से। तो ये चीज को हमने उसके डर की वजह से अपना लक्ष्य क्यों छोड़ दी भाई? प्रॉब्लम्स आपकी आएंगी। और ये चीज भी है, मैं तो ये सोचती हूँ कि जिन लोगों ने आज तक अपने जीवन में रिस्क नहीं लिया, यही सबसे बड़ा रिस्क है। सबसे बड़ा रिस्क तो यही है कि उन्होंने कभी रिस्क ही नहीं लिया। ये जान लीजिए, जब भी जिंदगी में अगर कुछ पाना है, जिसके अंदर दर्द बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं है, वो कभी भी कुछ भी नहीं कर सकता। आपके अंदर दर्द बर्दाश्त करने की क्षमता होनी चाहिए, और इतनी होनी चाहिए, और बोलना चाहिए कि ठीक है, मेरी बर्दाश्त करने की क्षमता से ज्यादा दर्द होगा नहीं, देखता हूँ कितना बर्दाश्त। क्या मुझे पेन नहीं होता? बहुत पेन होता है जब मैं माउंटेनिंग करती हूँ, बहुत ज्यादा होता है, लेकिन बर्दाश्त करते हैं उसको। बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ऊपर वाला कोई मुझे अलग से नहीं बनाया है, मतलब सबके अंदर कुछ ना कुछ, जैसे कुछ ना कुछ अलग चीजें देता है, सबके अंदर वो विल पावर देता है, सबके अंदर वो चीजें देती हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि उस विल पावर को मैंने यूज कर लिया। फर्क सिर्फ इतना है, वो आपके अंदर भी है। जिस दिन आप उस विल पावर को यूज कर लोगे, आप मुझसे भी बहुत ज्यादा आगे जाओगे। ये चीज भी ऊपर वाला सबको देता है वो चीज। खैर ऐसे ही एवरेस्ट सबमिट किया। फिर एवरेस्ट जब सबमिट किया तो सही में सच बताएं तो अपने कॉन्फिडेंस के लिए किया था, जो मैं कॉन्फिडेंस लूज कर रही थी उसके लिए किया था। लेकिन फिर बाद में जब मैंने देखा कि इससे लोगों को बहुत फायदा हो रहा है, तो मैंने कहा नहीं, अभी बैठना नहीं है, वो तो 6 बाकी हैं वो सबमिट करने। फिर फटाफट उसको, फिर महाराज जी से महाराज बोले अरे अभी एक किया है, अभी और नहीं करना। मैंने कहा नहीं, मुझे, मैं स्वामी जी से मैंने वादा किया कि मुझे 7 सबमिट पे पूरा पहुंचाना है, अभी तो 1 पे पहुंचाए, बाकी 6 बाकी है, उस पर भी पहुंचाना है। तो छोटे छोटे लक्ष्य और बनाए हैं कि 1 के 7 6 और हैं, उसको कर 3 सबमिट किया। किलिमंजारो किया। किलिमंजारो में भी क्या हुआ कि हम 2 इंडियन थे, बाकी और सारे लोग फॉरेनर्स थे। एक एक करके लोग छटते गए। जैसे बेस कैंप तक जाते जाते सिर्फ भाई जी और हम बच्चे और हमारा गाइड, 3 लोग, मतलब गाइड तो घर से भी जाता है, तो 3 लोग सिर्फ बचे। बेस कैंप में भाई जी भी छट गए, टॉप पे सिर्फ हम अकेले पहुंचे। मतलब जनरली किलिमंजारो जो है वो नॉर्मल शू से किया जा सकता है, कोई इक्विपमेंट लगाने की जरूरत नहीं, कोई क्रैम्पोन लगाने की जरूरत नहीं है, वॉकिंग पीक है। उसके बाद वहाँ पे भी मैंने फोटोज रखी स्वामी, जो मतलब याद रहता है मुझे वो चीज़ जो प्रॉमिस किया याद। मतलब देखिए, महाराज जी ने भी मुझसे यही क्वेश्चन एक बार को, किरण में तुझे उस स्थिति में याद कैसे था? अरे बाबा, जब उसको भूलते तब तो मुझे याद होता, हम तो भूले ही नहीं थे उसको। हर बार ये दिमाग में रहता था कि मुझे वहाँ रखना है, मुझे वहाँ रखना है, मुझे वहाँ रखना है, उसी के लिए तो हम जा ही रहे। फिर उसके बाद 11 मई 2014 को एवरेस्ट किलिमंजारो सबमिट किया। फिर 18 जुलाई को माननीय गृह मंत्री जी ने फ्लैग ऑफ किया एवरेस्ट के लिए, यूरोप के सबसे हाईएस्ट पीक, उसके लिए निकले। सही मायने में सही अचीवर वही है जो अगर एक बार अचीव करने के बाद उसका वो फर्ज बनता है कि वो और बच्चों के लिए और लोगों के लिए करे, अपने देश को वापस करे। सही अचीवर वही है। जैसे मुझे बेनिफिट हुआ था, मैम मछिंद्रेपाल ने मुझे सपोर्ट किया था, तो मेरा भी फर्ज बनता है मैं भी कुछ करूँ। इसीलिए वो स्पोर्ट्स एकेडमी भी बना रहे। और अभी जब एवरेस्ट गए हम, एक आकृति नाम की लड़की है, वो हिमाचल से, और एक जयपुर की लड़की, जयपुर वाली तो मेरे साथ एवरेस्ट में भी थी, जो कैंप 3 से वापस आ गई, एवरेस्ट सबमिट नहीं किया था उसने। तो उसको, उन दोनों को भी हम लेके गए थे, भाई जी भी थे उसमें, हम 4 लोग थे। और उसका भी इंडिया का यंगेस्ट सबसे कम उम्र की लड़की का चढ़ने का उसको भी एक रिकॉर्ड आया, एक फेस्ट पुटी का, तो वो आया ही आया। तो खुशी होती है उन चीज़ों को करके कि हाँ, हमने भी कुछ देश को दिया।
एवरेस्ट में भी यही हुआ कि वहाँ पे कोई रोप वगैरह कुछ नहीं है, कहीं से इस तरीके से है कि एक गलती की तो 2500-3000 फीट आप नीचे चले जाएंगे। जाते वक्त तो हम गए आइस एक्स लगा के गए, भाई जी मेरे पीछे थे। इतना ज़्यादा स्लिपरी है कि एक पैर रखो, अगर 3 फीट चढ़े तो 2 फीट नीचे आ जाए, 3 फीट चढ़े 2 फीट पे ऐसे करते करते, लेकिन फिर भी जब यहाँ पे बोर्ड फिक्स होता है तो कितना भी नीचे गए लेकिन चढ़ेंगे ही जरूर। भाई जी मुझे पीछे से देख रहे थे कि अरे वो कर रही है और इतना ना हो रहे, हम उनको मोटिवेट भी वहीं से चल, अरे आप आ रहे हैं, अरे बस सामने है, आ गया है, ऐसे करके बोल के जाते वक्त तो समिट किया रखा, वहाँ पे भी पूजा वूजा किया अपना। फिर वापस जब आने लगे तो उसी एरिया में, इस एरिया में मैं फॉल हुई पूरा का पूरा 40 फीट नीचे। मेरा शिल्पा गाइड जो था वो जोर से चिल्लाया, क्योंकि वहाँ कोई रोप, सेफ्टी रोप भी नहीं है वहाँ पे। एवरेस्ट पे सेफ्टी, यहाँ तो एवरेस्ट में सेफ्टी रोप होती है कि अगर आप गिरेंगे तो रोप में लटक जाएंगे। एवरेस्ट में सेफ्टी रोप भी नहीं है। गिरे अगर आपने खुद से दिमाग का मतलब यूज नहीं किया तो पूरा 2500-3000 फीट नीचे। मैंने आइस एक्स को जोर से मारा और फिर उसमें हम फिर से रुक गए, क्योंकि प्रॉपर तरीके से वो सीखा है, वो चीज़ सीखी है। क्योंकि ऐसी कितनी भी प्रॉब्लम जब आए तो आपका माइंड चलना चाहिए कि क्या करना है आपको। जनरली लोग आइस एक्ट को भी छोड़ देते हैं, इतना जब इस तरह से गिरने लगता तो आदमी छोड़ देता, उसको भी मारा। फिर एक क्रैम्प को मार के फिर ऊपर रास्ते में, फिर दोबारा वो गलती नहीं की हमने। उसी समय निश्चय किया देखिए शिखर पे पहुंचना है तो आप अपनी गलतियों को देखो और फिर आते वक्त कभी वो गलतियां दोहराइए नहीं। तो हमने फिर दोबारा वो गलती नहीं की, फिर सेफ्टी है नीचे आ गए। तो इस तरीके से 3 पीक सबमिट किया। अभी और भी हैं, 4 छोटे हैं। तो क्योंकि स्वामी सर ने प्रॉमिस किया है कि आपको वहाँ, क्योंकि आपने मुझे एवरेस्ट पहुँचाया है तो हम आपको और डीप मिलेंगे। और सही पूछो तो हम नहीं लेके जा रहे हैं, वो हम बहाना तो ये हमसे बोल रहे हैं, बाकी ये वो हमको लेके जा रहे हैं हर जगह, उनकी बहाने से हम और एक छोटी सी लाइन आप लोगों को सुनाएंगे। अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, क्या हो? अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है, अभी अभी मैंने लांघा है समुद्रों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। अभी पूरा आसमान बाकी है। अभी वो सोच रही मार्स में जाएगी, मंगल में जाएगी, चंद्रमा, क्योंकि भारत में तो माउंट एवरेस्ट के ऊपर कुछ है ही नहीं। अब वहां पर जाके शिखर देखिए 7 समिट यहाँ हो जाएंगे, अब चंद्रमा पर जाने की सोच रही है। ऑलरेडी इसरो के साथ बात चल रही है। तो उसके तो एनर्जी का लेवल इतना इन्फिनिट हो गया है, ये भगवान की जो विश्वास आ गया ना, ईश्वर की कृपा जब होती है तो अनंत शक्ति भीतर में आती है। स्वामी विवेकानंद का प्रत्येक मनुष्य के भीतर में अनंत शक्ति विराजमान है, वो सोई हुई है। वो जो जगती है तो फिर उसका परिणाम ये अरुणिमा सिन्हा, ये उसका प्रत्यक्ष उदाहरण। जब अनंत शक्ति जागृत होती है तो क्या होता है, उसका प्रत्यक्ष उदाहरण। स्वामी विवेकानंद बार बार बोलते हैं प्रत्येक मनुष्य के भीतर में अनंत शक्ति है, आत्मा के भीतर, बस उसको जागृत भर करना है। जिसके अंदर जागृत हो गई उसका परिणाम ये अरुणिमा सिन्हा। तो अभी उन्होंने ये बताया बहुत अच्छी तरह से कि उसमें कई चीजें रह जाती है, क्योंकि माउंट एवरेस्ट जब जाएगी तो उसमें कितनी डिफिकल्टी हुई, जाते आते समय भी डिफिकल्टी हुई, थोड़ा सा उन्होंने बताया। फिर किलिमंजारो में भी थोड़ी डिफिकल्टी हुई। माउंट एवरेस्ट तो अभी जाके आए 24 जुलाई को, 24 जुलाई को माउंट एवरेस्ट हुआ, 18 तारीख को फ्लैग ऑफ किया, तो वहां से आ गई। अभी बाकी श्री रामकृष्ण महासागर स्वामी विवेकानंद का फोटो ये कैसे दिया था उसके मैं बता रहा हूँ। 23 जनवरी को अरुणिमा आई थी यहाँ बड़ौदा में, जनता बहन है यहाँ, पता नहीं जनता में है कि नहीं आया, जनता में तो जनता में नहीं आई। तो जनता बहन उनके हस्बैंड को चलाते हैं एक माउंटेनिंग क्लब, उन्होंने उसको इनवाइट किया था मोटिवेशनल स्पीच के लिए। उस समय वो माउंट एवरेस्ट नहीं गई थी, 23 जनवरी 2013 की बात है। तो मेरे को उन्होंने कहा कि भाई ये आप आइए, यहाँ पर फंक्शन है, आप डिसाइड कीजिए। अब मैं तो अरुणिमा सिन्हा को जानता नहीं था, और हमारा टीवी तो है नहीं कि मैं अरुणिमा के बारे में जाऊँ। टीवी में उसके कई प्रोग्राम आते होंगे, वो फेमस होगी, पर हमको उसके बारे में कुछ पता नहीं।
हमने कहा क्या अरुणिमा कौन है, मेरा नहीं जाऊंगा, मेरे पास बहुत काम है इधर, उसको ऐसा होगा तो आएगी यहाँ पर दर्शन करेगी, यहाँ मेडिटेशन रूम में बैठेगी, ध्यान करेगी, उसको प्रसाद देंगे, किताब देंगे, उसको यहाँ ले। तो आई, उसने फिर बाद में मेडिटेशन किया, उसको बहुत अच्छा लगा। उस समय वहां पर था मेडिटेशन रूम, वहीं पर था, अभी वहां मरम्मत चल रही है, टेम्परेरी यहाँ है, फिर 2 महीने बाद वहीं चला जाएगा। तो वहां पर मेडिटेशन रूम था, वहां पर आई, वहां मेडिटेशन किया, उसने बोला हमको बहुत एनर्जाइज फील हुआ, बहुत अच्छा लगा। तो मैंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि अभी मेरे माउंट एवरेस्ट जाना है, ब्लेसिंग दीजिए। मैं बोला ब्लेसिंग इनके पास से मिलेगा, ये है आशीर्वाद, सब यही दे सकते हैं, तो उनके पास से तुम प्रार्थना करो। और फिर मैंने वो फोटो दिया श्री रामकृष्ण मां शारदा देवी स्वामी विवेकानंद का। मैंने कहा देखो जब भी मुश्किल होगी, कुछ भी डिफिकल्टी होगी, बस इनको प्रार्थना करना और माउंट एवरेस्ट तक उनको ले जाना। अपने साथ में एक स्वामी विवेकानंद की छोटी किताब दी, मैं बोली ये माउंट एवरेस्ट तक जाएगी, बाकी किताबें बेस कैंप तक जाएगी, क्योंकि ज्यादा तो वजन नहीं ले जा सकते। तो कुछ किताबें मैंने दी स्वामी विवेकानंद की जो पढ़ने के लिए, और एक छोटी किताब थी थॉट्स ऑफ पावर, शक्तिदायी विचार, वो मैंने दिया, वो तुम्हारे साथ जाएगी माउंट एवरेस्ट तक। इसको हमेशा रखना, एक आध वाक्य पढ़ लेना, उसी से तुमको एनर्जी आ जाएगी। और एक बार ये फोटो को देख लेना और उसकी जो श्रद्धा देखिए, विश्वास देखिए। उस समय जब मेरे पास मिली थी तब तक उसने स्वामी विवेकानंद की बहुत कम किताब पढ़ी थी। ये बात अलग है कि उसके पिताजी बहुत साल पहले गुजर गए, वो उनको बचपन में स्वामी विवेकानंद की किताब उनके बारे में बताते थे, तो उसके सबकॉन्शियस माइंड में है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद की भले किताबें कम पढ़ी पर उसको पचाया है। स्वामी जी ने कहा ना कि टेक अप वन आइडिया एंड यू फॉलो दैट आइडिया, थिंक ऑफ इट, ड्रीम ऑफ इट, मेडिटेट ऑन इट एंड वर्क आउट दैट आइडिया। वन आइडिया इज इनफ टू चेंज द वर्ल्ड। ज्यादा आइडियाज पढ़ने की जरूरत नहीं, उसका डाइजेस्ट करने की बात है। तो उसने भी ये किया है, भले कम पढ़ा है, अभी भी बहुत पीछे लगा हूं, किताब पढ़ो, तो फिर भी थोड़ा तो मान गई कि एरोप्लेन में जब भी जाती, रोज एरोप्लेन में जाती, फ्लाइट में रहती, तो फ्लाइट के समय स्वामी जी किताब पढ़ती, एयरपोर्ट पे स्वामी जी किताब पढ़ती, बाकी टाइम तो मिलता नहीं है, तो कर रही है। उस समय तो उसने स्वामी जी की बहुत कम किताब पढ़ी थी, और रामकृष्ण देव शारदा देवी के बारे में जानती भी नहीं थी कौन है, फोटो पहली बार देखा। पर मैंने जो कि कहा है कि ये फोटो को देखने से उनको प्रार्थना करने सब हो जाएगा, उसने उसको लिटरली ले लिया। और जब जाए माउंट एवरेस्ट में जब जब तकलीफ होती थी वो फोटो लेती थी, देखती थी। तो शेरपा उसको चिल्ला कर नहीं, बार बार निकालना पड़ता है, चेन बंद करना पड़ता है, क्या कर रही हो, क्यों ऐसा अननेसेसरी कर रही हो? तो वो शेरपा बोलती तू चुप रह, तू नहीं समझेगा, ये मेरी एनर्जी कैप्सूल है। तो एनर्जी कैप्सूल, और फिर वहां पर जाकर के फिर मैंने उसको एक पूछा था इंटरव्यू कि भाई इस प्रकार से जब तुम्हारा ऑक्सीजन सिलेंडर कम हो रहा है, खत्म हो रहा है, आप सोच सकते हैं माउंट एवरेस्ट पर है, शेरपा बोल रहा है कि माउंट एनर्जी पूरा ऑक्सीजन खत्म हो गया, बिना ऑक्सीजन के वहां कोई रह नहीं सकता, और मरने वाली है। मरते समय आदमी को क्या याद आता है?